यूनिट 1 कंप्यूटर फंडामेंटल्स के चैप्टर 1 में हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स की बात कर रहे थे। हमने अलग अलग फेजेस या जनरेशन की बात की। अब कंप्यूटर में हम डेटा और इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, डेटा और इंफॉर्मेशन। अब कंप्यूटर की बात तो हम कर चुके हैं, कंप्यूटर क्या है। मैंने जैसे बताया कि अगर आपके हाथ में जो मोबाइल होगा, अगर स्मार्टफोन होगा, तो वो भी एक कंप्यूटर की तरह ही है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें आप कुछ इनपुट देते हैं और आप कुछ आउटपुट चाहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आप 2 + 3 देना चाहते हैं। वैसे तो कैलकुलेटर है, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूं। 2 + 3 चाहते हैं आप 5 आए। तो केवल यही काम नहीं, ये एक बहुत बेसिक चीज मैंने बताई। इसके अलावा चाहे आप डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, वेदर फोरकास्ट करना चाहते हैं, एयरलाइन बुकिंग या जो भी बुकिंग आप कराना चाहते हैं, वो सारी चीज होती है। साथ में आप एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। तो डेटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है? कोई भी जो फैक्ट और फिगर आपके हैं वो आप कलेक्ट करते हैं। जैसे आपने कहा 134 + 9 राजू सी, ये अलग अलग आपने कर दिया कि आपने सबके नाम कर दिए, सबके एजेस कर दिए, इस तरीके से क्या उनको ग्रेड मिला, इस तरीके से कर दिया। अब यहां पर आपने रॉ डेटा कलेक्ट किया। इंफॉर्मेशन क्या होता है? इसी रॉ डेटा को अगर आप मीनिंगफुल बना दें, यानी इन रॉ मटेरियल को यूज करके इसको मीनिंगफुल बना दें। जैसे इसी को मैं अगर पढ़ूं, राजू इज 9 ईयर्स ओल्ड, ये जो डेटा आपने लिया, इसी में अगर राजू इज 9 ईयर ओल्ड कहा जाए, तो यहां पर इस डेटा, ये जो डेटा आपके पास आया है, इसकी एक मीनिंग आ गई। ये इंफॉर्मेशन जो आया है, ये कुछ आपको मीनिंग देने लगा, आपको कुछ कन्वे करने लगा। तो इसे हम कहते हैं डेटा को जब हम इंफॉर्मेशन में बदलते हैं तो इसको हम कहेंगे डेटा प्रोसेसिंग। क्या कहेंगे? डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर के जो अलग अलग पार्ट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं, जो फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं, इसका मतलब वो कुछ फंक्शन करेंगे, कुछ काम करेंगे। ये कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। तो कंप्यूटर 2 भाग में डिवाइडेड होता है मेनली, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर, जिसको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे मदरबोर्ड है, मेमोरी डिवाइसेस है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है। ये सारे के सारे आपके फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जबकि जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन होते हैं, चाहे वो मशीन लैंग्वेज में हो, असेंबली लैंग्वेज में हो, या फिर हाई लेवल लैंग्वेज में हो, जैसे सी शार्प, जावा। ये दोनों ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर सिस्टम को फंक्शन करने में, कंप्यूटर सिस्टम को डिजायर्ड आउटपुट देने में दोनों का रोल है। तो अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में देखें। सारे के सारे जो काम होते हैं कंप्यूटर को दिए जाते हैं, वो आईपीओ साइकिल बनाते हैं। यानी कि आप इनपुट देंगे, कोई प्रोसेसिंग होगी और आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। यानी कि आप कोई प्रोसेसिंग यूनिट होगी, उसमें आप डेटा दे रहे हैं और डेटा से डेटा ही मिल रहा है या डेटा से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। मेमोरी यूनिट क्या होता है? जो इस डेटा और इंस्ट्रक्शन को रखेगी, स्टोर रखेगी किसी आगे के काम के लिए या उस समय के काम के लिए। तो अगर इसको बड़े तौर पे देखा जाए तो फंक्शनल कंपोनेंट को हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि ये आपकी इनपुट यूनिट होगी। हम अलग अलग बात करेंगे अभी। इनपुट यूनिट में जैसे अभी माउस हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, ऐसी मेमोरी हो गया, आपकी एसडी ड्राइव हो गई या फिर एचडी ड्राइव हो गई, जो भी आप ड्राइव बोले, चाहे वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर ड्राइव हो, जैसे एसएसडी आजकल आ गई है। तो ये सारी मेमोरी हो गई आपकी। आप पेन ड्राइव लगाते हो, वो भी मेमोरी का काम करती है। ऐसे ही आपका आउटपुट यूनिट है, यानी कि आप किसी डिस्प्ले में देखते हैं, किसी स्क्रीन में, छोटे स्क्रीन में, बड़े स्क्रीन में, किसी वॉल माउंटेड स्क्रीन में देखेंगे। इसके बीच में जो काम हो रहा है वो है एएलयू, यानी कि आपका सीपीयू है। सीपीयू में एएलयू होता है। सीपीयू एक प्रोसेसिंग यूनिट है। उसके अंदर अगर आप, जो मैंने बताया कि अगर आपको अरिथमेटिक और लॉजिक का काम करना है तो एएलयू है। साथ में रजिस्टर्स है जहां पर डेटा आएगा। इस डेटा, ये जो रजिस्टर है, इस पे जो डेटा आता है, इसी पे डेटा आता है और इसी पे प्रोसेसिंग होती है। जैसे रजिस्टर, जैसे मैं कहूं ऐड, ए मशीन लैंग्वेज में लिख रहा हूं ऐड ए, बी, तो एक्यूमुलेटर में जो डेटा होगा वो बी के डेटा से ऐड हो जाएगा और फिर स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। ये अभी थोड़ा आगे की बात है आपके लिए। ऐसी कंट्रोल यूनिट होता है। जैसे अगर आपको कोई बोले, जैसे आपकी माता जी सुबह आती होंगी और बोलती होंगी बेटा उठो, तो आप सो रहे हैं और किसी कंट्रोल यूनिट ने आपको कहा कि उठिए, तो आप उठ गए। बेटा स्कूल जाओ, तो कंट्रोल यूनिट ने कहा कि स्कूल जाओ, तो आप चले गए। ऐसे अगर आप किसी के हिसाब से चलते हैं तो कंट्रोल यूनिट वो वाला काम करती है। तो कंट्रोल यूनिट के बगैर ये सब चीजें नहीं चलेंगी। कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है।
तो इनपुट यूनिट की बात जैसे मैंने आपको कही कि वहां से आप इनपुट देते हैं, यानी कि आपसे इनपुट लेंगे, इसको बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करेंगे ताकि कंप्यूटर इससे समझ सके। कंप्यूटर केवल 1 और 0, 0, 1 नहीं समझता है, ऑन ऑफ बाइनरी वैल्यू समझता है। बाइनरी मतलब होता है बाइनरी, बाई मतलब दो, एरी 0 या 1। तो जो कॉमन इनपुट डिवाइसेस है उसमें कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर्स है, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस है। अब बीच में आता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को आप कह सकते हैं कि ये ब्रेन है कंप्यूटर का। तो सीपीयू जो होता है वो सारा कंट्रोलिंग इसी के पास है। बहुत छोटा होता है ये, अगर आप देखें जो ब्रेन होता है हमारे दिमाग में भी देखिए, हमारा शरीर कितना बड़ा होता है, दिमाग कितना छोटा होता है, कुछ ग्राम्स में होता है वो। तो इसको हम सीपीयू के अंदर आप देखिए माइक्रो प्रोसेसर होता है जो प्रोसेसिंग करता है, ये इंस्ट्रक्शन को फेच करें। इंस्ट्रक्शन मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 2+3, ये इंस्ट्रक्शन मिली इसको, वो इसको लेगा, इंटरप्रेट करेगा, इसके हिसाब से जो जो डेटा उठाना है वो उठाएगा, और उसके बाद आपको कंप्यूटेशन करके चीजों को आउटपुट डिवाइस पे दिखाएगा। तो सीपीयू के 3 मेन जो कंपोनेंट्स हैं अलग अलग फंक्शन करने के लिए, एक तो एएलयू है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट है, और साथ में मेमोरी रजिस्टर्स है। तो इसमें भी मेमोरी होती है इनबिल्ट। ऐसी एएलयू में क्या होगा, एएलयू जो आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लॉजिकल डिसीजन जो लेनी है, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और लॉजिकल भी, जैसे एंड और एक्सॉर, ये सारे ऑपरेशन आपके ये एएलयू करता है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, अब कोऑर्डिनेशन भी तो है। मान लीजिए आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया, कोई किसी समय आ रहा है, कोई किसी समय आ रहा है ना। आपने कहा 7:30 का टाइम है, मैं एक इवेंट कर रहा हूं। तो कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है कि सबको समय पे लाया जाए, सबको बिठाया जाए, सबको एक तरीके से रखा जाए, सामान्य तरीके से, और फिर उसके बाद जो वीआईपी आए उनको ट्रीटमेंट अलग से दिया जाए, भोजन का प्रबंध अच्छे से किया जाए। तो कौन कर रहा है, ये कंट्रोलिंग हुई, कंट्रोल यूनिट करता है, राइट। तो सारी चीजों का कंट्रोल इनके पास है। कब कब कुछ करना है कंट्रोल जाएगा, कब कुछ नहीं करना है कंट्रोल जाएगा। ऐसे आपके पास मेमोरी रजिस्टर्स होते हैं। मेमोरी रजिस्टर ये होते हैं सीपीयू के अंदर जो टेम्पररी मेमोरी यूनिट होती है। अब ये रजिस्टर्स इसलिए होते हैं क्योंकि फ्लिप फ्लॉप से बने होते हैं। फ्लिप फ्लॉप जो होता है एक ऐसा डिवाइस है जो 0 या 1 अपने पास रख सकता है, स्टोर कर सकता है। अगर हम इस फ्लिप फ्लॉप, जैसे आप 8 फ्लिप फ्लॉप लगा दें तो रजिस्टर बन जाता है। रजिस्टर जो होता है वो 16 बिट का, जैसे आप 16, जैसे मैंने 8 बिट बताया ना अभी आपको, ये 1 बिट है। ऐसे 0 1 1 0 1 ऐसे करूँ तो ये 5 बिट का हो जाएगा। वैसे 5 बिट का होता है 2 की पावर में चलता है। तो 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, ये सारे 2 की पावर में चलते हैं। और हर एक जो रजिस्टर है उसका कुछ ना कुछ काम होता है। जैसे मैंने आपको बताया था एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर का मतलब होता है सारे ऑपरेशन इसी पे होंगे और इसी पे स्टोर हो जाएंगे। तो स्टोर करना डेटा को, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना, या एड्रेस लोकेशन, क्योंकि मेमोरी में जो चीज रखी हुई है वो जब लाएंगे आप तो इसका इसी जगह पे इस मेमोरी का लोकेशन भी आपको चाहिए होगा, एड्रेस भी चाहिए होगा। फिर जब डेटा वापस रखना चाहेंगे तो उसका जहां पर रखना है उसका भी लोकेशन चाहिए होगा। तो एड्रेस स्टोर करने का ये सारी चीजें जो होती है मेमोरी रजिस्टर, इसको अलग अलग मेमोरी रजिस्टर्स होते हैं। जैसे किसी में 4 होते हैं, किसी में 8 होते हैं, किसी में इससे ज्यादा होते हैं। अलग अलग जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं उनके अलग अलग नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। तो जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर है वो खास तौर पे इसी पे काम करते हैं, मेमोरी रजिस्टर्स पे डायरेक्टली। जैसे मैंने एक्यूमुलेटर बताया आपको, ये मेन रजिस्टर होता है इसका। और ये जैसे 2 को 3 में ऐड करना है तो 2 को आपको एक्यूमुलेटर में रखना ही पड़ेगा, तब 3 से ऐड करेंगे, फिर एक्यूमुलेटर में 5 आ जाएगा। तो ये काम एक्यूमुलेटर करता है, जिसे हम एसीसी कह रहे हैं यहाँ पे। मेमोरी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अलग अलग तरह की मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, और फ्लैश मेमोरी है। ऐसे अलग अलग तरीके की मेमोरी है। मेमोरी किस लिए चाहिए आपको? अब डेटा स्टोर करना है, डेटा रिट्रीव करना है, मतलब चीजें रखनी है, और पावर ऑन हो जाए, ऑफ हो जाए तब भी आप चाहते हैं कि उनको रखा जाए और वो हमेशा रहे आपके साथ विद्यमान जब तक वो डिवाइस ठीक से काम कर रही है, मेमोरी काम कर रही है। तो जो इंटरनल मेमोरी है इसे हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, इसे मेन मेमोरी कहते हैं। जब तक आपका काम चल रहा है इसमें डेटा रहेगा, जैसे ही आपने स्विच ऑफ कर दिया इसका डेटा चला जाएगा। इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। सारी चीजें जब तक रैंडम मेमोरी में नहीं आएगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी में नहीं आएगी, सीपीयू इस पे काम नहीं करेगा। सीपीयू को केवल ये रैम पता है। अब इसके बीच में क्या है, आपकी कैश मेमोरीज भी आ गई है, कैश मेमोरीज भी आ गई है जो एक तरीके से याद रखने का काम करती है कि अभी आपने क्या डील किया, रैम से आपने क्या क्या लिया। तो बार बार रैम से जाने में थोड़ा सा, क्योंकि सीपीयू की स्पीड बहुत तेज होती है, रैम की स्पीड इसके मुकाबले सीपीयू से बहुत कम होती है। और अगर आप एक्सटर्नल डिवाइस देखें, जैसे हार्ड ड्राइव है, एसएसडी ड्राइव है, उनकी तो बहुत ही कम होती है। तो इसके सापेक्ष वैसे अगर देखा जाए तो उनकी स्पीड बहुत है, सीपीयू बहुत फास्ट होता है।
तो कैश मेमोरी बीच में होती है। तो रैम में डेटा जब तक नहीं आएगा, जब तक चीजें नहीं आएगी, सीपीयू उसमें नहीं समझ पाएगा। सीपीयू को रैम से ही इंटरेस्ट, तो रैम में आपका डेटा आता है, लेकिन ये वोलेटाइल है। इसी तरीके से आपके पास नॉन वोलेटाइल्स भी है, जैसे आप पेन ड्राइव लगाते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, पेन ड्राइव निकाल लेते हैं, ये आपका नॉन वोलेटाइल है, यानी कि एक बार आप पावर ऑफ भी कर देंगे तो भी डेटा इसमें रहेगा। इसी तरीके से हार्ड डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, सीडी में डेटा रख देंगे तो हमेशा के लिए रहेगा आपके पास। अब आपका है आउटपुट यूनिट। अब आप ह्यूमन बीइंग है, आपको कुछ चीज दिखनी चाहिए तभी आप अप्रिशिएट कर पाएंगे, तो चाहे आप मॉनिटर पे देखें, चाहे प्रिंटर पे देखें या प्लॉटर पे देखें, ये सारे आपके आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। फिर जो फंक्शनल कंपोनेंट के बीच में इंटरकनेक्शन है, आप देखिए आपने यहां से फोन उठाया, चलिए पुरानी बात करता हूं, यहां से फोन उठाया, क्रेडल उठाया फोन का, या किसी से बात की, तो बीच में वायर होना चाहिए। आजकल क्या करते हैं, फोन उठाते हैं, यहां से बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं आपकी, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बात करते हैं आप, है ना। तो ये जो दोनों चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये इंटरकनेक्शन। कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर आपका बसेस होती है, बस कुछ भी नहीं होता है, इस बस को बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, बस केवल वायर होती है, बसेज आर ओनली वायर। तो एक जगह से दूसरी जगह वायर, अच्छा अब आप कह रहे हैं कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट कैसे सिग्नल भेजेगा किसी को, वायर होंगी। अब डेटा कैसे आएगा प्रोसेसर के पास, वायर से आएगा। ये सारी जो वायर्स हैं वो आपकी बसेस कहती है। तो हमारे पास अलग अलग टाइप के बसेस होंगी, उसके अंदर जो वायर आप देखते हैं, अगर आप फिजिकली खोलें तो आपको जो वायर दिख रही होंगी वही बसेस होती है। एक एड्रेस बस है, कोई डेटा बेस है, कुछ कंट्रोल बस है। कुछ बस क्या होती है कि आपके चिप पे ही लगी होंगी, ऐसे लाइन दिखाई देगी आपको, कुछ वायर आपको यूं लटकती हुई दिखाई देगी जिनको आप हाथ लगा सकते हैं। तो कुछ आपकी एम्बेडेड है, कुछ आपकी बाहर वायर है। तो किस तरीके से होता है, ये आपकी बसेस है, यहाँ पर आपका इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है, यहाँ पर कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग का मतलब एक कंट्रोलर जरूर होता है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई चीज लगाते हैं, जैसे आपने आपका डिवाइस ड्राइवर आप लगाएंगे या कुछ और लगाएंगे, जब पहली बार पेन ड्राइव लगाएंगे तो आपका सिस्टम उसे समझता है, उसको जानता है, उसको सिस्टम में डालता है, तो डिवाइस ड्राइवर बीच में होते हैं। तो ये सब कंट्रोलर ड्राइवर जरूरी होते हैं ताकि कंप्यूटर इसके साथ समझ सके, क्योंकि आप जो चीज दे रहे हैं, मान लीजिए आपने कीबोर्ड से ए दबाया, ए तो कंप्यूटर नहीं समझता, वो तो ए का एक ASCII नंबर लेगा, मान लीजिए 65 लेगा, ये ASCII नंबर जो होगा वो नंबर 1001 में जाएगा। तो इसको चेंज करने के लिए कीबोर्ड या माउस के बीच और आपके सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कोई ना कोई डिवाइस ड्राइवर का प्रोग्राम होगा जो इसको इस 101 में देगा। तो 101 ही तो समझता है कंप्यूटर। तो अगर आप इसकी बात करें, सीपीयू, एलयू, सीयू, रजिस्टर और ये मेन मेमोरी, इसके बीच में एक सिस्टम बस है या बस है, वो इनसे इंटरेक्ट करते हैं, यहां से डेटा आता है, इस तरीके से आता है और सब चीजें कंट्रोलिंग के कारण होती है। इसे कॉमन बस आर्किटेक्चर कहते हैं। तो एड्रेस बस क्या करेगा, एड्रेस लोकेशन ले जाएगा डेटा और इंस्ट्रक्शन का। डेटाबेस क्या करेगा, एक कंपोनेंट है दूसरे कंपोनेंट में आपका सिग्नल्स ले जाएगा, डेटा ले जाएगा। तो जो आपने फिगर में देखा किस तरीके से कहां से क्या चीज हो रही है, और फिर आपका कंट्रोलर सर्किट होता है बीच में। जो कंट्रोलर सर्किट, जैसे मैंने आपको बताया, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जब लगाए जाएंगे तो बीच में कुछ ना कुछ होना चाहिए जो कन्वर्जन का काम कर सके, समझने का काम कर सके और उसको संभालने का काम कर सके। अब बूटिंग, आपके पास लैपटॉप है या आपके पास मोबाइल है, उसको जरा ऑन करिए, अगर ऑफ हो तो ऑन करिए। जब वो ऑन होता है तो उस प्रोसेस को, जब वो ऑन होता है तो थोड़ा समय लगता है। आप बोलते हैं कि एकदम से क्यों नहीं ऑन हो जाता, कुछ चीजें करता है बैकग्राउंड में। तो वो ऑन होते समय जो पीछे चीजें बैकग्राउंड में हो रही है, इसे ही हम बूटिंग कहते हैं। इसे ही हम बूटिंग कहते हैं। जब कंप्यूटर को स्विच ऑन करेंगे तो आपका ऑलरेडी एक रॉम, रीड ओनली मेमोरी में एक प्रोग्राम होता है। आप देखें, आपका कंप्यूटर जैसे ऑन होगा तो आपके इसमें HP दिखाई देगा, आपका दोस्त जैसे चालू करेगा उसमें IBM दिखाई देगा, कोई और चालू करेगा उसको एप्पल दिखाई देगा। तो ये कहां से आ रहा है, ये जो बूटिंग का काम हो रहा है, उसको जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। आप बोलते हैं सब में HP क्यों नहीं दिखाई देता या सब में एक जैसा क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि सबके रॉम में प्रोग्राम्ड है। तो इसे हम बूटिंग कहते हैं। तो सीपीयू सबसे पहले क्या करता है, एक जंप इंस्ट्रक्शन चलाता है बायोस के लिए। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चालू होता है, शुरुआत होता है। तो क्या होता है, पहले सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट शुरू होता है। कैसे, मतलब मान लीजिए आपने जब स्विच ऑफ किया, कुछ पावर सर्ज हो गई, आपकी रैम खराब हो गई। मान लीजिए आपका सीपीयू का फैन काम करना बंद गया, या उस सीपीयू के फैन में आपके घर में आपका भतीजा है, उसने एक लकड़ी फंसा दी। अब जब लकड़ी फंसा दी तो फैन नहीं चल रहा है। अब जब तक फैन नहीं चलेगा तब तक काम नहीं बनेगा। कितनी हीट प्रोड्यूस करता है तो बाहर जानी है। तो पहले ही एकदम से वो बीप आएगी अलग अलग, 1 बीप, 2 बीप, 3 बीप, जैसे 6 बीप आती है तो बोलते हैं रैम खराब है। ऐसे अलग अलग बीप के हिसाब से आपको पता चल जाएगा क्या चीज खराब है। अगर कोई चीज खराब नहीं है तो ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट POST बता देगा कि सब कुछ ठीक है। ये खुद का चेकिंग होती है कि देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। उसके बाद ये जो टेस्ट है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये क्या करेगा,
पहले वीडियो पे जाएगा, हार्डवेयर पे जाएगा, अलग अलग हार्डवेयर के पार्ट चेक करेगा, और उसके बाद जो बायोस है वो लोकेट करेगा बूटेबल ड्राइव। देखिए साहब, अब हमको बूट होना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लाना है, तो बूट सेक्टर पे जाएगा कि हाँ ठीक ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, चलो चालू हो जाओ भाई। तो उसके बाद ये बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम आता है, जो बूट सेक्टर जहां पर भी है उससे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है वहां से। बूट सेक्टर आपका हार्ड ड्राइव में होता है, तो अगर यदि आपका बूट सेक्टर हार्ड ड्राइव में है, मैं ये कह रहा हूँ कि बूट सेक्टर हार्ड ड्राइव में अगर है, वो आपके रॉम में भी हो सकता है। जैसे पहले क्या होता था कि केवल एक फ्लॉपी ड्राइव से, जो कि 1.44 MB की हुआ करती थी, उसी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसी से सिस्टम चालू हो जाता। बूट सेक्टर अगर आपका हार्ड ड्राइव में है तो उसे हम कहते हैं MBR, मास्टर बूट रिकॉर्ड। वो देखता है कि उसकी पार्टीशनिंग क्या है, कि कहां से ऑन होना है, कैसे एग्जीक्यूट होना है, पार्टीशन कौन सा खोलना है। तो ये जो है बूटिंग का पूरा प्रोसेस है। तो बूटिंग प्रोसेस वार्म भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है। तो कोल्ड और वार्म बूटिंग का मतलब क्या होता है? जब सिस्टम स्टार्ट होगा, पहले जैसे आप उसको स्विच ऑन करेंगे तो आप उसे कहेंगे कोल्ड बूटिंग या हार्ड बूटिंग। जब यूजर प्रेस करेगा पावर बटन तो इंस्ट्रक्शन रोम से लिए जाएंगे ताकि बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो सके। और वार्म बूटिंग क्या है? जब सिस्टम रीस्टार्ट होता है या फिर आप रीसेट बटन प्रेस करें, देखिए यहां पर आप स्विच ऑन कर रहे हैं, यहां पर रीसेट बटन या रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं वार्म बूटिंग या सॉफ्ट बूटिंग। यहां पर क्या होता है, जब आप रीस्टार्ट करते हैं तो वो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट नहीं होता, बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट नहीं होता। यहां पर क्या होता है कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट एक बार हो चुके हैं वो दोबारा कैरी आउट नहीं होते, वो दोबारा नहीं किए जाते। तो कुछ यहां पर आपका चांसेस जरूर होते हैं डेटा लॉस के या सिस्टम डैमेज के। तो डेटा माइट नॉट हैव बीन स्टोर्ड प्रॉपर्ली। अगर आपने ठीक से नहीं किया तो यहाँ देख सकते हैं आपकी चीजें। अगर आपने कोल्ड बूटिंग की, जैसे आपने प्रॉपर स्विच ऑफ करेंगे तो चीजें प्रॉपर तरीके से एक बाय एक बंद होगी, और वो सब चलता है स्टैक पे। स्टैक में जो सबसे पहले प्रोग्राम आया होगा, जो सबसे लास्ट आपने प्रोग्राम चालू किया होगा, सबसे पहले बंद होगा। इस तरीके स्टैक में एक एक करके चीजें एक एक करके बंद होती है। तो क्लासिफिकेशन अगर कंप्यूटर की बात की जाए तो जो भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया, डिजिटल है, एनालॉग और हाइब्रिड है। डिजिटल का मतलब क्या होता है? अगर डेटा को क्या डिस्क्रीट फॉर्म में रीड किया जाता है, यानी अगर जीरोस और वन में, बाइनरी में ही रिप्रेजेंट होना है हर चीज को, लेटर को हो, सिंबल कोई भी चीज हो, वो बाइनरी में ही रिप्रेजेंट होगी। इसे हम कहते हैं जो 1 या 0 द प्रेजेंस और अब्सेंस, करंट या वोल्टेज का। तो यहां पर आपका सारा का सारा डिजिटल कंप्यूटिंग या डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर आपके इंडस्ट्रियल, बिजनेस, साइंटिफिक एप्लीकेशन में यूज होते हैं, और जहां पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम डेटा प्रोसेसिंग हो रही होती है वहां पर डिजिटल कंप्यूटर का बड़ा रोल है। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? यहां पर क्या होता है, जैसे आपका प्रेशर है, मोशन है, कोई इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, ये कंटिन्यूअस चेंज हो रही है, इसका आपको कोई डिस्क्रीट फॉर्म नहीं मिल सकता, जैसे 1 और 0 के फॉर्म में नहीं मिल सकता। तो यहां पर क्या होगा, ये कंप्यूटर मेजर करेगा इन क्वांटिटीज को जो चेंज हो रही है, जैसे करंट हो गया, वोल्टेज हो गया। तो जो भी फिजिकल प्रोसेस ऑन गोइंग हो रहा है इसको हम कह रहे हैं एनालॉग कंप्यूटर। क्योंकि ये क्या करता है कि ये, जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, थर्मोमीटर, ये एनालॉग कंप्यूटर हो गया, क्योंकि ये आपके टेम्परेचर को कंटिन्यूअसली और ग्रेजुअली मॉनिटर कर रहा है। डिजिटल कंप्यूटर से इसकी एक्यूरेसी तो कम है, लेकिन जहां पर फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है, जहां पर आप नहीं चाहते कि कोई डिस्क्रीट फॉर्म में निकाले और उसको यूज करें, या डेटा, क्योंकि जब भी हम डिस्क्रीट फॉर्म में चेंज करते हैं, जिसे हम डिस्क्रिटाइजेशन कहते हैं, या उसको और मतलब मैं अगर टेक्निकल शब्दों में कहूं तो क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो क्वांटाइजेशन अगर आप करेंगे तो डेटा लॉस होगा, या डिस्क्रीट फॉर्म में करना चाहेंगे, वहां पर आप नहीं करना चाहते, वहां पर जो एक्चुअल चीज है उसी को करना चाहते हैं, उसे हम कहेंगे आपका एनालॉग कंप्यूटर, राइट। तो जहां पर रियल टाइम एनवायरनमेंट में काम हो रहा है और चीजें चेंज हो रही है, जैसे एयरक्राफ्ट हो गया, सिमुलेशन एयरक्राफ्ट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स हो गया, वहां पर आप ये एनालॉग का यूज करते हैं। अब हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होते हैं? एनालॉग और डिजिटल टेक्नोलॉजी को दोनों मिला दीजिए। जो एनालॉग कंप्यूटर का की स्पीड है और जो डिजिटल कंप्यूटर की एक्यूरेसी है, इन दोनों को मिला के आप या तो डेटा को डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट करिए या एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करिए। तो ये सारे काम यहाँ पर होते रहते हैं। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन आपको प्रोसेस करना है, लॉजिकल ऑपरेशन डिजिटल पार्ट कर लेगा लॉजिकल ऑपरेशन को, और आपका एनालॉग कंपोनेंट कर लेगा डिफरेंशियल इक्वेशन को, अगर इस तरीके से करना है। तो दोनों ही के आपके जो फायदे हैं वो आप यूज करते हैं, राइट। तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स है, ये जहां पर आपके कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस होते हैं वहां पर आप ये हाइब्रिड का यूज करते हैं। अब अगर आप क्लासिफिकेशन और करना चाहें
जो कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज है उस हिसाब से कि इनकी कैपेबिलिटी कैसी है कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर, इसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, यानी कि सीपीयू एक सिंगल चिप पे होगा और इसमें डेस्कटॉप लैपटॉप दोनों आते हैं, राइट। इसमें क्या होता है कि आपको डेटा, मतलब जितना आप डील कर रहे हैं कम डेटा इसमें रख सकते हैं और बहुत सारी चीजें इसमें चलती है, जैसे वर्क स्टेशन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन करना है, मल्टीमीडिया करना है, एडवर्टाइजिंग करनी है। तो जो ये चीजें हैं, और खासतौर पे जैसे अगर आप पीडीएस की बात करें, बहुत छोटे जो पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं पीडीएस, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट और टैबलेट्स जिनमें वायरलेस टेक्नोलॉजी आती है, ये भी माइक्रो कंप्यूटर के ही क्लासिफिकेशन में आते हैं। फिर आते हैं आप मिनी कंप्यूटर पे। यहां पर क्या होता है कि मल्टीपल यूजर का सपोर्ट होता है, एक ही मशीन में मल्टीपल यूजर काम कर सकते हैं और वहां पर करते हैं जहां पर बहुत सारे डिपार्टमेंट इंटरकनेक्टेड हो। जहां पर छोटा कोई बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर आपको मल्टीपल यूजर का सपोर्ट देना है तो मिनी कंप्यूटर का यूज करेंगे। मेन फ्रेम्स, ये बड़े पावरफुल और बड़े बड़े आपके कंप्यूटर होते हैं। बड़ा मतलब साइज के बारे में तो है ही है, साथ में आपके पावरफुल भी होते हैं, इसमें मेमोरी भी बहुत तेज होती है और प्रोसेसिंग पावर भी होती है। जैसे आपको कोई ह्यूज डेटाबेस, अगर आप गूगल की बात करें या फेसबुक की बात करें, तो इनके पास इतना डेटा है, ये कैसे डील करते हैं? ये मेन फ्रेम्स का यूज करते हैं और बहुत तेज करना पड़ता है इनको। और जैसे ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े बैंक हैं, इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पर बहुत सारे एक साथ आप हजारों लाखों यूजर्स एक साथ डील कर सकते हैं मेन फ्रेम्स के लिए। फिर आगे आ गया सुपर कंप्यूटर्स। ये तो बहुत फास्ट, बहुत एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स होते हैं। ये बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, आप देखें कि पीटा बाइट्स में, जैसे अगर आप चाइना की बात करें, जो इनके पास अभी फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, 65 पीटाबाइट जा रहा है उनका, तो इसमें मल्टी प्रोसेसर होता है। तो एक प्रोसेसर नहीं होता, इसमें बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं, सब पैरेलल कंप्यूटर, पैरेलल कंप्यूटिंग के हिसाब से जुड़े होते हैं। इसमें सारी चीजें मतलब ह्यूज तरीके से जुड़ी होती है और एक साथ सारे प्रोसेसर, सारे जो इंटरलिंक चीजें हैं, जैसे वेदर फोरकास्टिंग करनी है आपको, ये सारे एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम में अंतर ये है कि सुपर कंप्यूटर छोटे कम प्रोग्राम को बहुत तेज चलाता है, जबकि मेन फ्रेम सारे प्रोग्राम को कॉन्करेंटली चलाता है, बहुत सारे प्रोग्राम को एक साथ चलाता है। तो ये आपका पहला चैप्टर था कंप्यूटर फंडामेंटल्स का। हमने जानने की कोशिश की कंप्यूटर्स के बारे में, पार्ट्स के बारे में और उनकी क्लासिफिकेशन। आगे और बाकी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।